वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बोर एटॉमिक मॉडल। प्रीवियसली हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ऑब्जेक्शन थे, उसमें जो गलतियाँ थी, उन गलतियों को माइंड में रखते हुए बोर एटॉमिक मॉडल दिया गया, जो बोर एक केमिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था। रदरफोर्ड के जो ऑब्जेक्शन थे वो ये थे कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है या रिलीज करता है। अगर ये एनर्जी को इमिट करता है या रिलीज करता है तो इसको न्यूक्लियस के अंदर घिर जाना चाहिए। नंबर 2 पर ये था, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को इमिट करता है तो इसको चाहिए कि इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि जो एटम था वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता था। जबकि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करते थे या रिलीज करते थे वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं होते थे, नहीं गिरते थे। ये जो दो ऑब्जेक्शन थे, तो ये ऑब्जेक्शन रॉन्ग थे जो रदरफोर्ड ने दिए थे। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए बोहर ने एक मॉडल पेश किया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। व्हाट इज द स्टेटमेंट अबाउट द एटम गिवन बाय द बोहर। तो हम इसको पढ़ते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक बेनिफिट तो ये है कि उसने जो एटम का प्लम पुडिंग मॉडल था उसको रॉन्ग कर दिया, तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो दो जो ऑब्जेक्शन थे, उन ऑब्जेक्शन को करेक्ट करने के लिए, उनकी करेक्शन के लिए जो न्यू साइंस टेस्ट है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी ऑर्बिट में, एक एटम के अंदर जो बाहर ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है, ना तो ये एनर्जी को इमिट करता है ना तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, बल्कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो फिक्स रहती है, मीन क्वांटाइज्ड रहती है। ये जिस ऑर्बिटल में भी मूव करता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी फिक्स्ड या क्वांटाइज्ड रहती है। इन जो ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट को उसने नाम दिया था एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ से इन बातों का पता चलता है। कीपिंग इन व्यू डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, दो डिफेक्ट्स थे। एक तो इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहा होता है कंटिन्यूसली, या तो एनर्जी को इमिट करता है या ऑब्जॉर्ब करता है, इसको न्यूक्लियस के अंदर घिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। नंबर 2 पर था कि जो एटम है अगर एनर्जी को रिलीज करता है तो इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को रिलीज करता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाता है। ये भी उसका कंसेप्ट रॉन्ग था। तो इस बेस पर 1913 में बोहर ने अपना मॉडल दिया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। उसकी जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी उस पर उसने बेस किया था। जो उसका मॉडल था बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, तो इसकी टोटल जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक में यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, क्योंकि ना तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है ना ही एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और इसके अलावा ऑर्बिट की भी एनर्जी फिक्स रहती है। और इन ऑर्बिट को उसने नेम दिया था एनर्जी लेवल्स का। इसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड and it revolves only in an orbits of fixed energy. These are called energy levels। जिस तरह मैंने आपको पहले भी एलेबोरेट कर दिया है जी। ये उसकी एक डायग्राम है, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में है। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये भी एनर्जी लेवल्स है, ये भी एनर्जी लेवल्स है, ये भी एनर्जी लेवल है।
तो इनको नंबरिंग की गई है N1, N2, N3। ओके, जो पहला ऑर्बिट होता है उसको के शेल भी कहते हैं, के एनर्जी लेवल भी कहते हैं, दूसरे को एल एनर्जी लेवल कहते हैं और तीसरे को एम। ओके, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। जब वो दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट की तरफ जाता है, मीन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, तो उसको जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है। सो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके जाते हैं, और जब वो हायर से लोअर की तरफ आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, इमिट मीन रिलीज। सो जो पोस्टुलेट्स हैं बोर एटॉमिक मॉडल के, वो इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि हाइड्रोजन एटम हैज टिनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ न्यूक्लियस आर। बोर साहब ने जो एग्जांपल ली थी वो हाइड्रोजन की ली थी, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक तो टिनी न्यूक्लियस होता है, बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है, और बाहर एक ऑर्बिटर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उसने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर टिनी न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, और उसका जो न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस r से उसने रिप्रेजेंट किया था। क्योंकि उसने हाइड्रोजन का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि सबसे जो छोटा एटम है और सबसे ईजिली जो स्टडी जिसको हम कर सकते हैं वो है हाइड्रोजन। सो अपने मतलब मॉडल को इजीली और प्रिसाइजेबल एक्सप्लेन करने के लिए उसने हाइड्रोजन एटम का सहारा लिया था। इस तरह हाइड्रोजन एटम होता है, ये न्यूक्लियस है, बाहर एक शेल होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, और यहाँ से ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियस से, मीन r। तो यही बात उसने की थी कि उसका जो रेडियस है वो r है। नंबर 2 पर है कि न्यूक्लियस के बाहर किसी भी एटम, कोई भी एटम ले ले, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स्ड, ना तो एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है ना है डिक्रीज हो रही है। सो ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ particular orbit it does not release or emit energy। let's suppose ये यहां से आपको समझाता हूं, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, बाहर इसके ऑर्बिट है। वो कहता है जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट के अंदर एक खास ऑर्बिट के अंदर रहता है, ना तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है ना ही एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये लोअर की तरफ आ रहा है ना तो ये हायर की तरफ जा रहा है, आपने इस तरह कंसीडर करना है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है तो इसकी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड रहती है, फिक्स रहती है, ना तो ये इंक्रीज कर रही होती है ना ही डिक्रीज कर रही होती है, बल्कि क्वांटाइज्ड मीन फिक्स होती है। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है। एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज, इमिट या अब्जॉर्ब उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर की तरफ जंप करता है। लेट्स सपोज जब इलेक्ट्रॉन एक ये वाला जो ऑर्बिट है ये लोअर है, यहाँ से जाता है ऊपर वाले ऑर्बिट की तरफ, तो जब ये जंप करता है तो इसको एनर्जी की नीड होती है, तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। जब इसने हायर से लोअर की तरफ आना है तो इसने एनर्जी को रिलीज करना होता है। सो एनर्जी कैन बी रिलीज when an electron of an atom in a higher orbit move from higher to lower orbit, so it release the amount of energy. When an electron moves from lower to higher orbit, it absorb the amount of energy, जिसको आप यहाँ से easily समझ सकते हैं। When electron jumps from lower to higher orbit,
energy is absorbed when electron jumps from lower to higher higher orbital. Energy is absorbed when jumps from higher to lower, energy release. तो इस डिफरेंस को डेल ई से उसने रिप्रेजेंट किया था E2 माइनस E1, यानी जो हायर ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी E2 ली थी उसने, और जो लोअर ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी को E1 लिया था। और यहाँ पर जो E1 और माइनस E2 माइनस E1 है, इसको ओवरऑल h न्यू से रिप्रेजेंट किया गया। h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये v नहीं है, आपने इसको तवज्जो से देखना है, ये न्यू है u, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जो प्लांक्स कांस्टेंट h है 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 JS। ओके, इसकी जो वैल्यू है ये है, MCQs भी आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी। एक और बात कि जब कोई भी चीज़ एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है, जिस तरह एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है ना, तो उसके लिए हम जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप इस तरह डिफाइन करें, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, जिसको इस रिलेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन, के n जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी भी एटम के आप पहले ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू आप 1 लेंगे। अदरवाइज जिस तरह इंक्रीज करते जा रहे हैं ऑर्बिटल, लेट्स सपोज दूसरा ऑर्बिटल N2, यहाँ n की वैल्यू 2 लेंगे, N3 अगर तीसरे ऑर्बिटल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो n की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो इस तरह आपने ऑर्बिटल की नीड के मुताबिक आपने इनका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड करना है। तो ये था हमारा जो मेन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, बोर एटॉमिक मॉडल। तो आपने इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।